Hello students, now we'll see the next part of GOC that is called as reaction intermediate. Reaction intermediate की स्टेबिलिटी ऑर्डर पे हमें नीट और जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर आर सर्टन अनस्टेबल स्पीसीज आर फॉर्म which are highly unstable. These are unstable, that's why these are highly reactive and they are short-lived. So during the course of chemical reaction there are certain unstable species are formed which are highly reactive and short-lived and generally they are produced due to bond fission. अभी बॉन्ड फिशन हमने देखा है, दो टाइप का बॉन्ड फिशन होता है, एक तो होता है होमोलाइसिस, अदर इज हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वाइल हेट्रोलाइसिस में क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास ए मॉलिक्यूल है CH3CH3। अब इस केस में दो कार्बन है, इन दो कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड फिशन होगा वो किस टाइप का होगा? होमोलाइसिस होगा। बट इफ वी आर हैविंग द अनदर एग्जांपल लाइक CH3Cl, now in this case there is a large electronegativity difference between carbon and chlorine, so I can say that since chlorine is more electronegative तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगी और उससे क्या बनेंगे हमारे पास? विल गेट हियर CH3 प्लस एंड Cl माइनस। इस केस में सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ तो क्या मिलेगा हमें? In this case we'll get CH3 dot, that is free radical. So होमोलाइसिस से हमेशा हमें फ्री रेडिकल मिलेंगे, हेट्रोलाइसिस से हमें हमेशा क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे। देन होमोलाइसिस में आपको और एक चीज याद रखनी है, होमोलाइसिस रिएक्शन अकर्स व्हेन वी आर हैविंग द कंडीशंस लाइक HELPR, that is H stands for heat, E stands for electricity, L stands for light, P stands for peroxide, and R stands for what? Radical. So whenever in the reaction heat is given, electricity is given, light radiation, peroxide or radical is given, then we can say that this reaction is homolytic fission. देन होमोलाइटिक फिशन के लिए आपको और एक चीज याद रखनी है, इट रिक्वायर्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट। होमोलाइटिक रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसके बाद हेट्रोलाइटिक रिएक्शन में आपको याद रखना है, इट रिक्वायर्ड्स पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। हेट्रोलाइटिक रिएक्शन के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होगी। होमोलाइटिक फिशन में अभी देखा हमने रेडिकल बनते हैं, हेट्रोलाइटिक फिशन में हमें कार्बोकेटायन मिलता है, कार्बेनियन मिलता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो कार्बोकेटायन, कार्बेनियन एंड रेडिकल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सो सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। अभी कार्बोकेटायन में क्या याद रखना है? इट इज अ ट्राइवैलेंट स्पीसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवैलेंट? इट हैज ओनली 3 bonds. Then 3 bonds means how many electrons are there? Total there are 6 electrons around it because one bond is nothing but 2 electrons. देन इट हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल। उसके बाद अभी कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? हमेशा sp2। sp2 के लिए अब हमारे पास ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद आपको याद रखना है दैट कार्बोकेटायन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। What is its magnetic behavior? Diamagnetic, because यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये बिहेव करेगा एज अ लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। उसके बाद है हमारे पास स्टेबिलिटी सीक्वेंस ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी सीक्वेंस ऑफ कार्बोकेटायन में आपको हमेशा क्या याद रखना है? जो कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बोकेटायन विच आर स्टेबलाइज बाय डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे अभी। उसके बाद है
एरोमेटिक कार्बोकेटायन, मतलब लास्ट टाइम हमने देखा ना एरोमेटिक कंपाउंड में कभी कभी कटायन होता है, अनायन होता है, तो वो वाले सभी एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बोकेटायन है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। उसके बाद है रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। सम कार्बोकेटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दे आर आल्सो वेरी वेल स्टेबल एज compared to the carbocation which are stabilized by hyperconjugation, which is also called as Baker and Nathan effect or no bond resonance। उसके बाद जो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होते हैं फाइनली वो इंडक्टिव इफेक्ट वाले होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग, उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद एरोमेटिक कार्बोकेटायन, देन रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फाइनली इंडक्टिव इफेक्ट। अभी ये जो पहला सीक्वेंस दिया है हमें, अभी इस केस में हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से उसे अरेंज करना है। तो बैक बॉन्डिंग कैसी होती है? हमेशा जब हमारे पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है और उसके साइड में एक ऐसा एटम है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन है, मतलब इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है विच इज जस्ट अटैच्ड टू दैट कार्बोकेटायन, देन इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर हियर। सेम केस विल हैपन हियर ऑल्सो, सेम केस विल हैपन हियर ऑल्सो। दैट थिंग इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? whenever we are having empty p orbital and the carbon to which or the atom to which another atom is attached which has free electron pair, then at that time that electron pair gets donated into the empty p orbital and that phenomenon is called as back bonding। तो अभी इस केस में, तीनों की केस में बैक बॉन्डिंग हो रही है, पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब जैसे कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन फास्ट देगा, मतलब ये बैक बॉन्डिंग बहुत फास्ट करेगा, तो वो कार्बोकेटायन को भी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब वो इतनी फास्ट नहीं देगा एज कम्पेयर टू सल्फर, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है उस केस में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होगी। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेबलाइज कार्बोकेटायन जो है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म बाय ऑक्सीजन, एट दैट टाइम वी कैन से दैट वो सबसे अनस्टेबल है इन तीनों के केस में, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो अपनी लोन पेयर इतनी फास्ट नहीं दे सकता है। सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद हमने क्या देखा था? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे अभी ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है रिंग में, तो ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये कॉन्जुगेशन में जो कार्बोकेटायन आ रहा है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, मतलब 3 पाई बॉन्ड की तरह ये बिहेव करेगा। तो कार्बोकेटायन को 3 पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, हमें पता है, एज कम्पेयर टू 2 पाई बॉन्ड, एज कम्पेयर टू 1 पाई बॉन्ड। सो सिमिलरली आपको याद रखना है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन एज कम्पेयर टू मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद बैक बॉन्डिंग का और एक एग्जांपल है हमारे पास, CF3, CCl3, CBr3, CI3, ये सब कार्बोकेटायन है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है CF3, उसके बाद CCl3, उसके बाद CBr3, उसके बाद CI3+। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज यू विल से दैट फ्लोरीन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, तो ये अनस्टेबल बनाना चाहिए, पर फ्लोरीन की जो फील्ड ऑर्बिटल है वो कौन सी है? 2p, क्लोरीन की कौन सी है? 3p, ब्रोमीन की कौन सी है? 4p, उसके बाद आयोडीन की कौन सी है? 5p, और कार्बन की हमेशा कौन सी ऑर्बिटल होती है? 2p। तो इस केस में हमारे पास 2p इंटरेक्शन है, ये 2p 3p होगी, ये 2p 4p होगी, ये 2p 5p होगी। तो हमें पता है सेम इंटरेक्शन इज ऑलवेज स्टेबल, सो 2p ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू 2p 3p, 2p 4p, देन 2p 5p। सो दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटायन आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अभी आपको याद रखना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स एंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम कर देंगे। अभी इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, इफ वी आर हैविंग द मॉलिक्यूल लाइक दिस, कार्बोकेटायन लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, हियर CH3 CH2 प्लस। नाउ इन दिस केस यहाँ पे S कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस,
So we can say that this carbocation is very unstable as compared to this carbocation, as compared to this last carbocation. Now just I told that stability of carbocation is also like this. Tertiary carbocation is more stable as compared to secondary, as compared to primary, as compared to मिथाइल कार्बोकेटाइन. सो उस चीज़ में याद रखना है, जैसे कि हमारे पास है साइक्लोब्यूटाइल, सॉरी, जैसे कि वी आर हैविंग टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, एज देन वी आर हैविंग isopropyl carbocation, then we are having ethyl carbocation, and then we are having methyl carbocation, that is CH3+. अभी इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं? 3. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है. मीन्स वी कैन से दैट दिस कार्बोकेटाइन इज वेल स्टेबल एज कंपेयर टू isopropyl carbocation, as compared to ethyl carbocation, as compared to methyl carbocation.